गगनयान को समझने के लिए सिर्फ ये जानना काफी नहीं है कि भारत अंतरिक्ष में इंसान भेजना चाहता है। असली सवाल ये है कि उन्हें सुरक्षित वापस कैसे लाया जाएगा, क्योंकि किसी भी ह्यूमन स्पेस मिशन यानी ऐसे मिशन जिसमें इंसान खुद स्पेसक्राफ्ट के अंदर हो, उसकी सबसे बड़ी कसौटी लॉन्च नहीं बल्कि रिटर्न होती है। ऊपर जाना एक उपलब्धि है, लेकिन वापस आना सिस्टम की असली मैच्योरिटी दिखाता है। यही वजह है कि गगनयान भारत के लिए सिर्फ एक स्पेस मिशन नहीं, बल्कि यह टेस्ट भी है कि क्या भारत इंसानों को अंतरिक्ष तक भेजकर उन्हें सही सलामत धरती पर वापस ला सकने वाली चुनिंदा स्पेस पावर्स में शामिल हो सकता है। इस वीडियो में हम यही समझेंगे कि गगनयान का क्रू मॉड्यूल यानी वह हिस्सा जिसमें एस्ट्रोनॉट्स बैठेंगे, पृथ्वी पर लौटते समय क्या क्या झेलेगा, उसकी स्पीड इतनी तेजी से कैसे कम होगी, क्या पैराशूट ही उसे बचाएंगे या उससे पहले कुछ और होता है, लैंडिंग जोन एक छोटी सी जगह पर क्यों नहीं बल्कि एक लंबे अंडाकार क्षेत्र में क्यों तय होता है। समुद्र में उतरने के बाद इंडियन नेवी की क्या भूमिका होगी, और सबसे अहम सेफ रिटर्न को समझते समय कल्पना चावला से जुड़ी कोलंबिया ट्रेजेडी हमें क्या सिखाती है। सबसे पहले बैकग्राउंड समझना जरूरी है। गगनयान भारत का ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम है। इसका बेसिक आइडिया यह है कि भारतीय एस्ट्रोनॉट्स को पृथ्वी की निचली कक्षा यानी लो अर्थ ऑर्बिट तक भेजा जाए और फिर उन्हें सुरक्षित वापस लाया जाए। लो अर्थ ऑर्बिट का मतलब बहुत दूर, डीप स्पेस नहीं, बल्कि पृथ्वी के कंपैरेटिवली पास की वह कक्षा जहां स्पेसक्राफ्ट बहुत तेज रफ्तार से पृथ्वी के चारों तरफ घूमता है। यहां पास शब्द थोड़ा धोखा दे सकता है, क्योंकि ये दूरी फिर भी सैकड़ों किलोमीटर हो सकती है, लेकिन स्पेस टर्म्स में ये नियर अर्थ रीजन माना जाता है। अब यहीं से पूरी कहानी इंटरेस्टिंग हो जाती है। अंतरिक्ष में कोई स्पेसक्राफ्ट इसलिए टिका रहता है क्योंकि वो लगातार पृथ्वी की तरफ गिर भी रहा होता है और आगे की दिशा में इतनी तेजी से बढ़ भी रहा होता है कि पृथ्वी की सतह से टकराने के बजाय उसके चारों ओर घूमता रहता है। यही ऑर्बिटल स्पीड है। सरल शब्दों में कहें तो स्पेसक्राफ्ट हवा में लटका नहीं होता, बल्कि बहुत तेज गति से दौड़ रहा होता है। गगनयान का क्रू मॉड्यूल जब ऑर्बिट से वापस लौटेगा, तब उसके पास बहुत बड़ी काइनेटिक एनर्जी होगी। काइनेटिक एनर्जी का आसान मतलब है चलती हुई चीज की ऊर्जा। जितनी ज्यादा स्पीड, उतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी। यही एनर्जी ऑर्बिट में रहने के लिए जरूरी है, लेकिन वापसी के समय यही सबसे बड़ा खतरा बन जाती है। यही लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं। आमतौर पर हमें लगता है कि स्पेसक्राफ्ट को नीचे लाने का काम पैराशूट करते हैं, लेकिन सच ये है कि पैराशूट कहानी के आखिर में आते हैं, शुरुआत में नहीं। गगनयान जैसी कैप्सूल बेस्ड सिस्टम में सबसे पहली और सबसे बड़ी ब्रेकिंग यानी स्पीड कम करने की प्रक्रिया पृथ्वी का एटमॉस्फेयर करता है। एटमॉस्फेयर को आसान भाषा में पृथ्वी की हवा की परत समझ लीजिए। जब क्रू मॉड्यूल इस परत में बहुत तेज रफ्तार से प्रवेश करता है तो हवा उससे टकराती है और उसकी स्पीड को कम करना शुरू करती है। इसी प्रोसेस को एरो ब्रेकिंग कहा जाता है। यह शब्द सुनने में टेक्निकल लग सकता है, लेकिन इसका मतलब बहुत सीधा है। स्पेसक्राफ्ट अपनी रफ्तार कम करने के लिए हवा के रेजिस्टेंस का इस्तेमाल कर रहा है। इसे ऐसे समझिए, अगर आप कार की खिड़की से हाथ बाहर निकालें तो हवा का दबाव महसूस होता है। अब कल्पना कीजिए कि वही चीज हजारों किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड पर हो रही हो। तब हवा सिर्फ हवा नहीं रह जाती, वो एक बहुत पावरफुल ब्रेक की तरह काम करने लगती है। गगनयान का क्रू मॉड्यूल अपनी ज्यादातर स्पीड इंजन से नहीं, बल्कि इसी एटमॉस्फेरिक ड्रैग से खोएगा। ड्रैग का मतलब है हवा का वो विरोध जो किसी चलती हुई चीज को धीमा करता है। यानी कैप्सूल की सबसे बड़ी ब्रेकिंग मशीन नहीं, नेचर करेगी, लेकिन इस नेचुरल ब्रेकिंग की कीमत भी चुकानी पड़ती है। जब कोई ऑब्जेक्ट इतनी तेजी से एटमॉस्फेयर में घुसता है तो उसके आगे की हवा बहुत ज्यादा कंप्रेस होती है और टेम्परेचर बहुत ऊपर चला जाता है। इसी वजह से री एंट्री फेज यानी एटमॉस्फेयर में दोबारा प्रवेश करने का चरण बहुत डेंजरस माना जाता है। यहीं हीट शील्ड की जरूरत पड़ती है। हीट शील्ड को ऐसे समझिए जैसे कैप्सूल के नीचे और बाहरी हिस्से पर एक खास प्रोटेक्टिव लेयर जो उस भयानक गर्मी को झेलती है ताकि अंदर बैठे एस्ट्रोनॉट्स सुरक्षित रहें। अगर ये थर्मल प्रोटेक्शन यानी गर्मी से बचाने वाला सिस्टम ठीक से काम न करे तो पूरा मिशन खतरे में पड़ सकता है। यही बात कल्पना चावला से जुड़ी कोलंबिया ट्रेजेडी
हमें सबसे गहराई से याद दिलाती है। 2003 में स्पेस शटल कोलंबिया जब पृथ्वी पर लौट रहा था, तब री एंट्री के दौरान शटल नष्ट हो गया था। बाद की जांच में यह सामने आया कि लॉन्च के समय फोम का एक टुकड़ा शटल के विंग से टकराया था, जिससे उसकी थर्मल प्रोटेक्शन सिस्टम यानी गर्मी से बचाने वाली सुरक्षा परत को डैमेज पहुंचा। री एंट्री के समय उसी डैमेज्ड हिस्से से अत्यधिक गर्म गैसें अंदर चली गई और शटल टूट गया। इस तुलना को समझते समय एक बात साफ रखनी चाहिए, गगनयान और कोलंबिया एक जैसे स्पेसक्राफ्ट नहीं है। कोलंबिया एक स्पेस शटल था, जबकि गगनयान एक क्रू कैप्सूल है, और कैप्सूल आर्किटेक्चर आमतौर पर रिटर्न के लिए ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड और कॉम्पैक्ट डिजाइन माना जाता है। लेकिन लेसन दोनों में कॉमन है। स्पेस मिशन की सबसे बड़ी परीक्षा रिटर्न फेज में होती है, और थर्मल प्रोटेक्शन में छोटी सी चूक भी कैटास्ट्रॉफिक हो सकती है। यानी जब हम गगनयान की सेफ रिटर्न की बात करते हैं, तो हम सिर्फ पैराशूट की बात नहीं कर रहे होते, बल्कि हीट शील्ड, री एंट्री एंगल, स्पीड कंट्रोल और रिकवरी प्लानिंग, इन सब की बात कर रहे होते हैं। अब सवाल आता है कि अगर एटमॉस्फेयर इतना कुछ कर देता है, तो पैराशूट की जरूरत आखिर क्यों पड़ती है? इसका जवाब यह है कि एटमॉस्फेयर कैप्सूल की बहुत बड़ी स्पीड कम जरूर कर देता है, लेकिन उसे पूरी तरह सेफ लैंडिंग स्पीड तक नहीं लाता। री एंट्री के बाद भी कैप्सूल को कंट्रोल्ड तरीके से नीचे लाना होता है। यहीं पैराशूट सिस्टम काम आता है। पैराशूट का काम है कैप्सूल की अंतिम डिसेंट यानी नीचे आने की आखिरी यात्रा को इतना स्लो और स्टेबल बनाना कि एस्ट्रोनॉट्स इंपैक्ट सरवाइव कर सके। स्टेबल का मतलब है कैप्सूल हिलता डुलता, घूमता या अनकंट्रोल्ड तरीके से न गिरे। यहां भी एक इंपॉर्टेंट बात है, पैराशूट एकदम से फुल साइज में नहीं खुलते। ऐसा करना डेंजरस हो सकता है, इसलिए आमतौर पर मल्टी स्टेज पैराशूट सिस्टम यूज किया जाता है। पहले छोटे पैराशूट्स खुलते हैं जो कैप्सूल को स्टेबलाइज करते हैं और मेन पैराशूट्स के लिए सही पोजीशन देते हैं। फिर बड़े पैराशूट्स डिप्लॉय होते हैं जो स्पीड को और घटाते हैं। इसे ऐसे समझिए जैसे एक बहुत तेज दौड़ती गाड़ी को एक ही झटके में रोकने के बजाय धीरे धीरे स्पीड कम की जाए, ताकि सिस्टम पर एक्सेसिव शॉक ना पड़े। फिर भी पैराशूट कोई जादू नहीं है, वे हर कंडीशन में अकेले इनफ नहीं होते। यही कारण है कि सी लैंडिंग यानी समुद्र में उतरना ह्यूमन स्पेस मिशंस में एक प्रैक्टिकल ऑप्शन माना जाता है। पानी इंपैक्ट को कुछ हद तक एब्जॉर्ब कर लेता है। एब्जॉर्ब का मतलब टक्कर की एनर्जी का कुछ हिस्सा अपने ऊपर ले लेना। अगर वही कैप्सूल कठोर जमीन पर उतरे तो झटका ज्यादा तीखा होगा। इसलिए लैंड टचडाउन के लिए कई सिस्टम्स को अतिरिक्त ब्रेकिंग मोटर्स या रेट्रो रॉकेट्स की जरूरत पड़ सकती है। रेट्रो रॉकेट्स का आसान मतलब है ऐसे छोटे रॉकेट्स जो नीचे आने के आखिरी फेज में उल्टी दिशा में थ्रस्ट देकर स्पीड और कम कर दें। गगनयान की प्लान्ड रिकवरी समुद्र में है और यही इसे ऑपरेशनली ज्यादा प्रैक्टिकल बनाती है। अब एक और दिलचस्प सवाल, अगर सब कुछ इतना एडवांस्ड है तो कैप्सूल को बिल्कुल एक फिक्स्ड पॉइंट पर क्यों नहीं उतारा जाता? लैंडिंग जोन एक लंबे इलिप्स यानी अंडाकार इलाके में क्यों डिफाइन किया जाता है? इसका कारण भी फिजिक्स है। री एंट्री के दौरान कैप्सूल की गति का अधिकांश हिस्सा आगे की दिशा में होता है। इसका मतलब है कि एटमॉस्फेयर की डेंसिटी में छोटा सा फर्क, एंट्री एंगल में मामूली बदलाव या स्पीड में हल्की वेरिएशन भी कैप्सूल को उसकी फ्लाइट पाथ के अलोंग काफी आगे या पीछे पहुंचा सकती है। यानी वो टारगेट से थोड़ा शॉर्ट भी पड़ सकता है और थोड़ा आगे भी निकल सकता है। लेकिन साइडवेज यानी दाएं बाएं डायरेक्शन में डिविएशन कंपैरेटिवली कम होता है। इसी वजह से लैंडिंग जोन गोल नहीं बल्कि लंबा और इलिप्टिकल रखा जाता है। ये फेलियर नहीं बल्कि रियलिस्टिक प्लानिंग है। इसे रोजमर्रा की भाषा में ऐसे समझ सकते हैं, अगर आपने एक तेज चलती बाइक पर गेंद आगे फेंकी तो एरर ज्यादातर आगे पीछे के हिसाब से दिखेगा, दाएं बाएं उतना नहीं। री एंट्री कैप्सूल के साथ भी कुछ वैसी ही लॉजिक काम करती है, बस स्केल और स्पीड अनइमेजिनेबली बड़े होते हैं। अब कैप्सूल समुद्र में उतर गया तो क्या मिशन खत्म? नहीं, असल में वहां से रिकवरी फेज शुरू होता है। स्प्लैश डाउन का मतलब है कैप्सूल का समुद्र में उतरना। यह कंट्रोल्ड सी लैंडिंग होती है। स्प्लैश डाउन के बाद सबसे जरूरी काम है कैप्सूल को जल्दी लोकेट करना, उसे पानी में स्टेबल रखना
और एस्ट्रोनॉट्स को सुरक्षित बाहर निकालना। इसके लिए मॉड्यूल में लोकेटिंग और सिग्नलिंग सिस्टम्स होते हैं। लोकेटिंग का मतलब ढूंढने में मदद करने वाले सिस्टम्स, जैसे पोजीशन सिग्नल्स। सिग्नलिंग का मतलब रिकवरी टीम्स को यह बताना कि कैप्सूल कहाँ है और किस हालत में है। फ्लोटेशन बैग्स या फ्लोटेशन सिस्टम्स कैप्सूल को पानी पर तैरते रहने और सही ओरिएंटेशन में रहने में मदद कर सकते हैं। ओरिएंटेशन का मतलब है कैप्सूल किस दिशा में है, उल्टा, सीधा या झुका हुआ। यहीं इंडियन नेवी की भूमिका बहुत अहम हो जाती है। गगनयान की रिकवरी ऑपरेशन में नेवी लेड सिस्टम का मतलब है कि सिर्फ स्पेसक्राफ्ट इंजीनियरिंग ही नहीं, बल्कि शिप्स, डाइवर्स, कम्युनिकेशन टीम्स और रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन भी इक्वली इंपॉर्टेंट होंगे। रिकवरी टीम्स कैप्सूल तक पहुंचेंगी। जरूरत पड़ने पर पैराशूट लाइन से इंटेंगलमेंट यानी उलझाव को हैंडल करेंगी, कैप्सूल को सिक्योर करेंगी, फ्लोटेशन कॉलर लगाएंगी और फिर एस्ट्रोनॉट्स को सुरक्षित निकालेंगी। इसका मतलब यह है कि सेफ रिटर्न सिर्फ एक लैंडिंग इवेंट नहीं, बल्कि एक फुल रेस्क्यू एंड रिकवरी चेन है। दरअसल गगनयान की असली मजबूती इसी लेयर डिजाइन में है। पहले ऑर्बिट से रिटर्न की सही टाइमिंग तय होगी, फिर क्रू मॉड्यूल पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में इस एंगल से प्रवेश करेगा कि वो जलकर नष्ट भी ना हो और वापस उछलकर स्पेस में भी ना चला जाए। इस एंगल को री एंट्री एंगल कहा जाता है। आसान भाषा में ये वो झुकाव है जिससे कैप्सूल एटमॉस्फेयर में घुसता है। अगर एंगल बहुत स्टीप यानी बहुत तीखा हो तो हीटिंग और स्ट्रेस बढ़ सकते हैं। अगर बहुत शैलो यानी बहुत कम झुकाव वाला हो तो कैप्सूल ठीक तरह से नीचे आने के बजाय बाउंस जैसी स्थिति में जा सकता है। इसलिए एंट्री एंगल का सही होना क्रिटिकल है। उसके बाद एटमॉस्फेयर स्पीड कम करेगा, हीट शील्ड गर्मी झेलेगा, पैराशूट्स फाइनल डिसेंट को मैनेजेबल बनाएंगे और अंत में रिकवरी टीम्स एस्ट्रोनॉट्स को बाहर निकालेंगी। ये स्टेप बाय स्टेप प्रोटेक्शन ही ह्यूमन स्पेस फ्लाइट को संभव बनाती है। यही वजह है कि गगनयान को सिर्फ रॉकेट साइंस की कहानी की तरह नहीं देखना चाहिए। ये सिस्टम्स कोऑर्डिनेशन की कहानी है। यहाँ लॉन्च व्हीकल, क्रू मॉड्यूल, हीट शील्ड, पैराशूट सीक्वेंस, ट्रैकिंग, नेवी रिकवरी और एस्ट्रोनॉट सेफ्टी सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। किसी एक एलिमेंट की फेलियर पूरी चेन को अफेक्ट कर सकती है और इसलिए सेफ रिटर्न हमेशा सबसे ज्यादा अटेंशन मांगता है। अगर इस पूरी डिस्कशन को एक आसान लाइन में समेटें तो गगनयान के एस्ट्रोनॉट्स सिर्फ पैराशूट के भरोसे नहीं लौटेंगे, वे एक केयरफुली डिजाइन्ड सेफ्टी सिस्टम के सहारे लौटेंगे। पहले एटमॉस्फेयर उनकी स्पीड का बड़ा हिस्सा कम करेगा, हीट शील्ड उन्हें री एंट्री की आग जैसी गर्मी से बचाएगी, फिर मल्टी स्टेज पैराशूट्स कैप्सूल को धीरे और स्टेबल तरीके से नीचे लाएंगे। लैंडिंग जोन को इलिप्स इसलिए रखा जाएगा क्योंकि री एंट्री फिजिक्स यही डिमांड करती है। और समुद्र में उतरने के बाद इंडियन नेवी लेड रिकवरी ऑपरेशन एस्ट्रोनॉट्स को सुरक्षित बाहर निकालेगा। यही गगनयान की सबसे बड़ी बात है। ये सिर्फ अंतरिक्ष तक पहुंचना नहीं, बल्कि वहां से सुरक्षित वापसी की क्षमता बनाना है। और किसी भी देश के लिए ह्यूमन स्पेस फ्लाइट की असली पहचान यही होती है। आपने कितनी ऊंचाई छुई उससे कम नहीं, आप अपने लोगों को कितनी सुरक्षा के साथ वापस ला सके उससे होती है।